वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी बीए सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। आपको बता दूं कि जियोग्राफी में आपको सेकंड सेमेस्टर में ह्यूमन जियोग्राफी यानी मानव भूगोल के बारे में पढ़ना होता है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बात की जाए, जियो 104 का एक प्रकार से कोडिक का पेपर आपका है, देख सकते हैं। तो ह्यूमन जियोग्राफी आपका पेपर है। दो पेपर आपके अगर होंगे तो एक प्रकार से शुरुआती 4 इकाइयों से बनने वाले जो प्रश्न हैं उनके बारे में 104 कोड के माध्यम से हम चर्चा कर लेंगे, और 100 जो 5 वाला कोड होगा जियोग्राफी का उसको एक प्रकार से मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो एक प्रकार से आपको बता दूं कि सॉल्व मॉडल पेपर होगा 2024-25 की परीक्षाओं के लिए। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम लगभग 40-50 प्रश्नों के बारे में समझेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। चलें, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, मानव भूगोल प्राकृतिक और मानवीय शक्तियों के बीच एक समन्वय स्थल है, यह परिभाषा निम्न में से किसने दी? बताएं। मानव भूगोल प्राकृतिक और मानवीय शक्तियों के बीच एक समन्वय स्थल है, यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा दी है किसने? जीन्स ब्रूंस ने। जीन्स ब्रूंस कौन है? अच्छा, जीन्स ब्रूंस के गुरु थे, उनका नाम था बिडाल डीला ब्लास। बिडाल डीला ब्लास की अगर बात की है तो बिडाल डीला ब्लास के शिष्य हैं जीन्स ब्रूंस। ठीक है, अब आपको बता दो बिडाल डीला ब्लास के शिष्य डिमांजिया भी हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, और बहुत ही फेमस विद्वान है बिडाल डीला ब्लास। बिडाल डीला ब्लास की अगर बात की है तो उन्होंने इस बात की भी समर्थन करी थी, मानव भूगोल प्राकृतिक और मानवीय शक्तियों के बीच एक समन्वय स्थल है, ये बात ब्लास भी बताते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में ब्लास है नहीं, ब्रूंस ने इसको कहा था और पुष्टि की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, रेक्लियस भूगोलवेत्ता हैं, इन्होंने किसके मतलब ये शिष्य थे? रेक्लियस नाम के भूगोलवेत्ता किसके शिष्य हैं? तो ये कार्ल रिटर के शिष्य थे। किसके हैं? कार्ल रिटर के शिष्य हैं। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है, पिछली बार प्रश्न परीक्षा में आया हुआ था, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। पुस्तक के लेखक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, बिल्कुल हंटिंगटन ने लिखा है, बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा, मानव भूगोल का जनक किसको मानते हैं? तो फ्रेडरिक रेटजल को। किसको मानते हैं? फ्रेडरिक रेटजल को मानते हैं मानव भूगोल का जनक। ओके, आधुनिक भूगोल का जनक रिटर को माना जाता है, आधुनिक मानव भूगोल का। अगला प्रश्न है, जीन्स ब्रूंस की प्रसिद्ध पुस्तक मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी नाम से पुस्तक किसने लिखी है? यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो जीन्स ब्रूंस की पुस्तक है कौन सी? मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ पूछेगा तो 1910 में हुआ। प्रश्न अब की बार रहेगा कि जीन्स ब्रूंस की पुस्तक इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर इसमें अगर कुछ मिलेगा तो मानव भूगोल मिलेगा, या फिर प्रश्न आपसे पूछेगा मानव भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे जीन्स ब्रूंस। पुस्तक मतलब ये प्रश्न 100% आने वाला, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट्स, ये भी एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है रेक्लियस महोदय ने, जो कि ये शिष्य हैं रिटर के। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जीन्स ब्रूंस ने मानव भूगोल को सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर कितने अनुत्पादक विभागों में बांटा है? तो इन्होंने 6 अनुत्पादक विभागों में बांटा है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल के संदर्भ में ब्लास की कितनी विचारधाराएं मान्य है? मानव भूगोल के संदर्भ में ब्लास की कितनी विचारधाराएं मान्य हैं? तो 4 विचारधाराएं इनकी मान्य है, बिडाल डीला ब्लास की। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा बताएं, संभववादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन है, मतलब कि समर्थक कौन है? जीन्स ब्रूंस हैं और ये बिडाल डीला ब्लास हैं। ओके, ये सब ध्यान रखिएगा। फ्रेडरिक रेडजल कहाँ के निवासी थे? ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया था, 2022 में भी आया है, 2023 में भी आया है। रेटजल कहाँ के निवासी थे? तो ये जर्मनी के निवासी हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। पार्थिव एकता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो हमबोल्ट हैं, ये भी प्रश्न आया था। क्रियाशीलता के सिद्धांत की बात करें तो जीन्स ब्रूंस को आप लगाइएगा। ठीक है, ओके। निश्चयवाद की विचारधारा को किसने विकसित किया? तो फ्रेडरिक रेटजल ने विकसित किया है। तो ये सब प्रश्न आपसे पूछे गए हैं परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भूगोलवेत्ता ब्रूंस के निम्न में से गुरु, मतलब ब्रूंस के निम्न में से गुरु थे, कौन थे? ब्लास थे। ठीक है, ब्लास जो थे ब्रूंस के गुरु हैं, जीन्स ब्रूंस के गुरु हैं कौन? विडाल डीला ब्लास। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, मानव भूगोल मानवीय वर्गों और समाजों का उनके प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी? फटाफट से आप बताएंगे। मानव भूगोल मानवीय वर्गों और समाजों का उनके प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है, यह परिभाषा दी है किसने? डिमांजिया ने। किसने दी है भैया? डिमांजिया ने दी है, ये बात ध्यान रखें। डिमांजिया का जन्म हुआ था 1872 ईस्वी में। ठीक है, मृत्यु हुई थी 1940 ईस्वी में डिमांजिया की। डिमांजिया का पूरा नाम है अल्बर्ट डिमांजिया, ये बात भी ध्यान रखेंगे। भूगोलवेत्ता डिमांजिया कहाँ के निवासी थे? तो ये निवासी थे फ्रांस के, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है पर विभिन्न भूसतह पर विभिन्न भूदृश्य या भूसतह के विभिन्न भूदृश्य मानव तथा प्रकृति के संबंधों के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं, किसने बताया? भूसतह के विभिन्न भूदृश्य मानव और प्रकृति के संबंधों के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं, यह बात रिचर्ड हॉटसन ने बताई है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही जबरदस्त एक प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इस कथन को किसने कहा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। इसको कहा था कुमारी एलन चर्चिल सैंपल ने। अमेरिका की भूगोलवेत्ता हैं, ये महिला भूगोलवेत्ता हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या कहा था कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ा जाए और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है, हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों के वर्गीकरण में निम्न में से किस मानवीय प्रतिक्रिया में शामिल किया? बताएं किसने? हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों के वर्गीकरण को निम्न में से किस मानवीय प्रतिक्रिया में शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया प्राथमिक जरूरतों को, मुख्य व्यवसाय और कार्यकुशलता को, ये सब प्राथमिक क्रियाएं हैं, मानवीय क्रियाएं हैं। उच्च जरूरतों को, तो ये सब एक प्रकार से हंटिंगटन ने मानव भूगोल के तथ्यों के वर्गीकरण के साथ इसको मानवीय प्रतिक्रिया के रूप में शामिल किया है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इन सभी को। अगला प्रश्न, हृदय स्थल के प्रतिस्पर्धा क्षेत्र के रूप में विकसित होने की संभावना के रूप में शामिल मध्य स्थल बेसिन मैकिएंडर ने किसे माना है? फटाफट से आप बताएं किसको माना है? तो उन्होंने पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को माना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। निम्न में से क्रियाशीलता सिद्धांत के जनक कौन है? क्रियाशीलता के जनक कौन है? जीन्स ब्रूंस से क्रियाशीलता सिद्धांत के जनक, ये बात आप देख कौन है? जीन्स ब्रूंस हैं। ओके, किसके जनक है जीन्स ब्रूंस? जीन्स ब्रूंस किसके जनक हैं? क्रियाशीलता सिद्धांत के, पार्थिविकता के सिद्धांत के हमबोल्ट हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये बताएं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बुद्धिमान शक्ति किसने कहा? जीन्स ब्रूंस ने कहा है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पिछली बार पूछा गया था। ओके, अच्छा बताएं, निश्चयवादी विचारधारा को किसने विकसित किया? 2023 में और 22 में दोनों में प्रश्न पूछा गया है। रेटजल महोदय ने किया है। ओके, रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रस्तोता कौन है? टेलर महोदय हैं, ग्रिफिथ टेलर, ध्यान रखिएगा इस बात को। संभाववादी विचारधारा के प्रतिपादक विद्वान कौन है? तो फेब्रे महोदय हैं, बाकी इसका समर्थन कई लोगों ने किया। क्लियर? अच्छा ये बताएं, संपूर्ण विश्व में एक ही आत्मा और एक ही जीव की कल्पना किसने करी थी? तो रिचर्ड मतलब इसको करी थी हमबोल्ट महोदय ने, ध्यान रखिएगा इस बात को। किसने करी थी? हमबोल्ट महोदय ने। तो ये सब प्रश्न 2022 और 23 में पूछे गए, तो मैंने सोचा बीच बीच में आपको बताते रहूँगा। जब आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे, शॉर्ट वीडियो है, छोटी सी वीडियो है, तो आसानी से आपका काम हो जाएगा। निम्न में से क्रियाशीलता का सिद्धांत किसने दिया है? जनक कौन है? तो जीन्स ब्रूंस है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हमारे चारों ओर प्रत्येक वस्तु परिवर्तन की दशा में है, वास्तव में कुछ भी गतिहीन या अपरिवर्तनशील नहीं है, मतलब हर एक चीज परिवर्तनशील है। ये बात किसने कही थी? ये बात कहा था जीन्स ब्रूंस ने, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। कुमारी एलन चर्चिल सैंपल भूगोलवेत्ता जो थी, ये अमेरिका की भूगोलवेत्ता हैं। किसकी शिष्या थी ये? तो ये थी शिष्या भाई किसकी? रेटजल की शिष्या है कुमारी एलन चर्चिल सैंपल। ठीक है, एलन चर्चिल सैंपल का जन्म हुआ था 1863 में, इनकी मृत्यु हो गई थी 1932 में। ध्यान रखिएगा, बड़ी अच्छी भूगोलवेत्ता है। मात्र 3 इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जिनके कारण से फेमस हैं। अगला प्रश्न, सभ्यता और जलवायु पुस्तक के रचयिता। सभ्यता और जलवायु यानी सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है एल्सवर्थ हंटिंगटन ने। किसने लिखा है? एल्सवर्थ हंटिंगटन ने इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है 1924 में आकर के, और इनका जन्म हुआ था हंटिंगटन का 1876 में। इनकी मृत्यु हो गई थी 1947 में। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखिएगा, मानव भूगोल की समस्याएं, ये भी एक पुस्तक है। बताएं, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी या मानव भूगोल की समस्याएं, ये पुस्तक है। इसको किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है डिमांजिया ने। किसने लिखा है? डिमांजिया ने लिखा, अल्बर्ट डिमांजिया, ए ऑप्शन। वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा संबंधित है किससे? तो ये भूगोल के मतलब भूगोल के जर्मन जो संप्रदाय है उससे रिलेटेड है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भू राजनीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जियोपॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग या भू राजनीति शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किया है वो जेलेन महोदय ने किया है। ठीक है, रुडोल्फ जेलेन इनका पूरा नाम है, और इन्होंने 1899 ईस्वी में इस शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किया।
रुडोल्फ जेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ओके, चले समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, पृथ्वी पर मानव निवास कब से प्रारंभ हो गया था, बताएंगे। पृथ्वी पर मानव निवास कब से प्रारंभ हो गया था भैया? तो पृथ्वी पर मानव निवास जो प्रारंभ हो गया था ये ईओसीन युग से ही प्रारंभ हो गया था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, विश्व में किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? विश्व में किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है, मतलब किस क्षेत्र की? वैसे किस देश की जनसंख्या पूछी गई तो भारत की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है। और यहाँ पर देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं, पठारी भागों में भी नहीं, मरुस्थलीय भागों में भी नहीं, मैदानों में सबसे ज्यादा जनसंख्या सघन है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? देखिए सघन जनसंख्या के क्षेत्रों में अगर बात की जाए तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप शामिल है, दक्षिणी पूर्वी एशिया शामिल है, उत्तरी पूर्वी अमेरिका भी शामिल, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका इसमें कम शामिल है, यानी यहाँ पर विरल जनसंख्या है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, अब अगर आप अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो होगा उत्प्रवास। अगर आप किसी दूसरे स्थान से अपने स्थान मतलब आएंगे तो होगा आप्रवास। आप्रवास मतलब जब कोई आए, ठीक है, आकर के आपके समाज में बसे तो आप्रवास हो जाएगा। लेकिन आप आपके गांव से कोई बाहर जाकर के बसे तो हो जाएगा उत्प्रवास। समझ रहे हैं ना चीजों को? आगे देखेंगे, एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाला प्रवासन। अगर कोई यूपी का व्यक्ति जाकर के जो है मध्य प्रदेश यानी मतलब सॉरी मध्य प्रदेश में रहे या मुंबई चला जाए तो क्या हो जाएगा? वो अंतर्देशीय प्रवासन हो जाएगा। अंतर्देशीय, अंतर्देशीय मतलब अपने देश के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय तब होगा जब एक देश से दूसरे देश में आप जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन होगा। महाद्वीपीय प्रवासन तब होगा जब आप एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाओ, सॉरी एक देश से दूसरे देश में जाओगे तो अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। अंतर महाद्वीपीय मतलब जब आप अपने ही महाद्वीप के अंदर एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो, ठीक है। अस्थायी प्रवासन तो आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी स्थान पर जाएं। देखिए किसी कारखाने में प्रतिदिन जाना और आना क्या कहलाता है? इसको बोलेंगे दैनिक प्रवास, क्योंकि आप कारखाने में डेली जाएंगे डेली आएंगे, तो ये दैनिक प्रवास होगा। अगला प्रश्न, ग्रामीण जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर किसका लक्षण है? ग्रामीण जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर जो है ये जनाधिक्य का लक्षण है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न पिछली बार पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रति व्यक्ति अधिकतम आय किसके द्वारा होती है, बताएं। प्रति व्यक्ति आय अधिकतम किसके द्वारा होती है? अल्प जनसंख्या के द्वारा, क्योंकि जहां पर अल्प जनसंख्या होगी तो प्रति व्यक्ति आय उनकी ऑटोमेटिक ज्यादा होगी, और जनसंख्या ज्यादा होगी तो प्रति व्यक्ति आय कम होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है ऑप्शन की विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 80% भाग उत्तरी अक्षांश और लगभग जो है 20% से 60% उत्तरी अक्षांश के मध्य में मिलता है। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में लगभग 80% जनसंख्या मिलती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है। ये असत्य पूछा गया ना। अगला देखिए, विश्व की लगभग 20% जनसंख्या समुद्र तल से 500 मीटर ऊंचाई वाले भूभाग पर मिलती है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं, ये कोई डाटा नहीं। तीसरा है तो ये ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये गलत है ऑप्शन। बाकी विश्व के लगभग 65% भाग अनिवासित क्षेत्र हैं। इसके अलावा 3 दक्षिणी महाद्वीपों में विश्व के लगभग 18% जनसंख्या निवास करती है, ये भी ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इसका गलत है, यानी प्रश्न के हिसाब से वही करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। चले, प्रश्न है, नगरीय ग्राम पाए जाते हैं। नगरीय ग्राम कहाँ पर पाए जाते हैं? नगरीय ग्राम जो होते हैं ये यूएसए यानी अमेरिका वगैरह में पाए जाते हैं। कौन से गांव नगरीय गांव कहाँ पर पाए जाते हैं? अमेरिका में पाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नया चैनल अभी बनाया है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न, लुईस ममफोर्ड ने नगरों के विकास की 6 अवस्थाएं बताई हैं। नई दिल्ली किस अवस्था का शहर है? नई दिल्ली की अगर बात की है तो ये एक प्रकार से नेक्रोपोलिस का शहर है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। पोलिस माने नगर या शहर। अगला प्रश्न है, ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ग्रिफिथ टेलर ने नगरों के विकास की 7 अवस्थाएं बताई है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 7 अवस्थाएं। क्राल किसके अधिवास कहलाते हैं? तो क्राल की अगर बात की तो इसमें मसाई जनजाति क्राल में रहती है। इसके अलावा जुलू जनजाति के लोग भी रहते हैं, तो जुलू या मसाई, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मसाई दिया नहीं तो जुलू लगा देंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय मानव के प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आता है? देखिए मत्स्य पालन, कृषि और शिकार यानी आखेट, ये तीनों आपके प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। परिवहन आपका प्राथमिक व्यवसाय में नहीं आता, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मानव व्यवसायों में निम्नलिखित में से कौन सा देश कृषि प्रधान देश नहीं है? भारत तो कृषि प्रधान है, चाइना भी कृषि प्रधान देश आप मान सकते हैं, म्यांमार भी मान सकते हैं, बिल्कुल। जर्मनी एक कृषि प्रधान देश नहीं है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अनुक्रम अधिष्ठान का तात्पर्य है।
अनुक्रम अधिष्ठान का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है मानव व्यवसाय में बदलाव से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पशुपालन द्वारा जीविका निर्वाह की अवस्था थी, कौन सी अवस्था? नव प्रस्तर अवस्था जो थी, ये पशुपालन के द्वारा जीविका निर्वाह की अवस्था मानी जाती है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, नगरीय बस्तियों की वृद्धि हुई है, नगरीय बस्तियों की वृद्धि हुई है निर्माण अवस्था में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखें, कृषि गृह या वास गृह, ठीक है, होते हैं, बताएं। कृषि गृह या वास गृह होते हैं प्राविकीर्ण अधिवास। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। बाकी और भी सब्जेक्ट के आपके मॉडल पेपर ऐसे जो है आएंगे आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप किसी भी विश्वविद्यालय में हैं, आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है। ह्यूमन ज्योग्राफी बीए के सेकंड सेमेस्टर में, बीएससी के माइनर पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव पेपर ही देना पड़ता है सभी विश्वविद्यालय में, तो आप आसानी से देख पाएंगे। हालांकि माइनर पेपर 2 विश्वविद्यालय में केवल ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। बाकी कानपुर विश्वविद्यालय में मेजर और माइनर सभी की ऑब्जेक्टिव आपकी परीक्षा होगी, और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आपकी ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी, ठीक है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी, मेजर की माइनर की दोनों की अब की बार। इसके अलावा डीडीयू में तो जो है मेजर माइनर सब ऑब्जेक्टिव होता ही है। इसके अलावा आप देखेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का भी ऑब्जेक्टिव होता है पेपर। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव पेपर को लेकर के तैयारी आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। बाकी शुक्ला स्टडी पॉइंट और बीए क्रिकेट चैनल तो आपके लिए हमेशा से तैयारी करवाते ही रहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।